हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों को शकील chemistrypoint.com में वेलकम किया जाता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक बहुत इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सिस के माना है ज़्यादा, लिमिटिंग के माना है कम। अब एक्सिस रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं, इसको हम एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नमक और आटा। नमक और आटे में आटा ज़्यादा मकदार में मौजूद है, इसको हम एक्सिस रिएजेंट कहते हैं, और नमक कम मकदार में मौजूद है, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सो एक्सिस रिएजेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रिएजेंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट। वो रिएजेंट जो एक केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं, इसको एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। एक्सिस रिएजेंट जब एक केमिकल रिएक्शन फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो एक्सिस रिएजेंट फिर भी थोड़ा कुछ न कुछ मकदार एक्सिस रिएजेंट का रिमेन हो जाता है, बाकी रह जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है 2H2 + 5O2। 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल रिएक्ट करके 5O2 के साथ, तो ये बनाता है H2O2 हाइड्रोजन फॉरऑक्साइड मालिक्यूल। हाइड्रोजन फॉरऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मालिक्यूल यूटिलाइज होके इस तरह है कि H2 + O2 गोइंग टू फॉर्म H2O2, 2H2 बनाते हैं। 2 ऑक्सीजन मालिक्यूल रिक्वायर्ड है किसके लिए? 2H2 हाइड्रोजन मालिक्यूल के लिए, जो कि यूटिलाइज होके इसके साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोजन फॉरऑक्साइड मालिक्यूल। अब यहाँ पर 5 ऑक्सीजन मालिक्यूल है, तो ये 5 में जो 3 ऑक्सीजन मालिक्यूल ये अनरिएक्टेड रह जाते हैं, अनरिएक्टेड रह जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि 2 यूटिलाइज हो जाता है, 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं, और ये 3 जो है ये अनरिएक्टेड रह जाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास है एक्सिस रिएजेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा मकदार में मौजूद है केमिकल रिएक्शन में, और केमिकल रिएक्शन के ईड में कंप्लीट करने होने के बाद भी केमिकल रिएक्शन में मौजूद है इसका मकदार, इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये एक्सिस रिएजेंट है। तो एक्सिस रिएजेंट इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रिएजेंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट। दूसरा है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज़ है? लिमिटिंग रिएजेंट बिल्कुल एक्सिस रिएजेंट के अपोजिट है। वो रिएजेंट जो एक केमिकल रिएक्शन में लेस अमाउंट में, कम मकदार में मौजूद होते हैं, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। द रिएजेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएजेंट जो एक केमिकल रिएक्शन में कम मकदार में मौजूद होते हैं, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कह दिया कि 2 हाइड्रोजन + 5O2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम मकदार में मौजूद है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट को एक केमिकल रिएक्शन के ब्रेक भी कहते हैं, इसको स्टॉपिंग रिएजेंट भी कहते हैं। इसलिए इसको स्टॉपिंग रिएजेंट कहते हैं, रिएक्शन के ब्रेक कहते हैं, क्योंकि ये एक रिएक्शन को स्टॉप करता है। जब लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जिस तरह कि ये है, जब 2 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए, 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O2 बनाया जाए, तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन अभी भी 3 ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन रिएक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया, ब्रेकअप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो गया। इसलिए इस लिमिटिंग रिएजेंट को हम स्टॉपिंग रिएजेंट या ब्रेकअप केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रिएजेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के क्लास का सबसे बड़ा बंदा जिसका नाम पप्पू है, पप्पू ब्रेकफास्ट में खाता है 10 ब्रेड और 5 बाउल वेजिटेबल, 10 रोटियाँ खाता है और 5 प्लेट वेजिटेबल सब्जी खाता है। सुबह सवेरे उठता है 8 बजे, 8 AM उठता है, कैंटीन जाता है, 10 रोटियाँ खाता है, 5 वेजिटेबल प्लेट खाता है। एक दिन पप्पू लेट उठ गया, तेज़ साइकिल चलाते हुए कैंटीन पहुंच गया। जब कैंटीन पहुंच गया तो उसको मिल गया 6 ब्रेड 5 और 5 प्लेट वेजिटेबल।
तो पप्पू ने खा लिया 6 ब्रेड के साथ 3 प्लेट वेजिटेबल, क्योंकि पप्पू 1 प्लेट वेजिटेबल के साथ खाता है 2 रोटियां। अभी पप्पू ने 3 प्लेट वेजिटेबल खा लिया और 2 प्लेट वेजिटेबल अनरिएक्टेड रह गया, तो ये वेजिटेबल हो गया एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के कंप्लीशन से। अब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि पप्पू का भूख मिट नहीं गया है, क्योंकि पप्पू अभी भी 4 रोटियां खा सकता है, तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और लिमिटिंग रिएजेंट रोटियां क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले जो रिएजेंट ख़त्म हो जाता है इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जिस तरह की रोटियां ख़त्म हो गई, पप्पू के भूख मिट नहीं गया है। और एक्सेस रिएजेंट क्या है? सब्ज़ी है 2 प्लेट अभी भी बाकी, लेकिन रोटियां नहीं है, तो केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, ब्रेकअप हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास था एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट, जनरल एग्जांपल था। अब कुछ रूल्स है कैलकुलेशन के लिए, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट के कैलकुलेशन के लिए कुछ रूल्स है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है, जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया गया होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले उसको लिखना होता है। फॉर एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 इज गोइंग टू फॉर्म H2। एक न्यूमेरिकल है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि H2 2 हाइड्रोजन मिलके हाफ ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है। दूसरे नंबर पर हमने नॉन मोलर क्वांटिटी को मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। नॉन मोलर क्वांटिटी क्या चीज़ है? वो क्वांटिटी जो मोल में नहीं है, ग्राम में मौजूद है या मास में मौजूद है, इसको हम नॉन मोलर क्वांटिटी कहते हैं। इसको मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द मोल फार्मूला। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास का फार्मूला यूज़ करके नॉन मोलर क्वांटिटी को मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तीसरा है यूज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट द मोलर प्रोडक्ट फ्रॉम मोलर रिएक्टेंट। अब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक इक्वेशन दिया गया है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट के मोल को यूज़ करके प्रोडक्ट के मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस तरह के यहाँ पर हमें नाइट्रोजन दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करके 3 मोल नाइट्रोजन के साथ तो कितने मोल अमोनिया बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि कितना मोल अमोनिया है, 1 मोल अमोनिया, क्योंकि इस साइड पे इसके साथ क्या है? 1 है। तो इस साइड पे जो डिजिट मौजूद होता है ये मोल को ज़ाहिर करता है, उसी साइड पे जो मौजूद होता है ये नंबर को ज़ाहिर करता है या स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल ऑफ प्रोडक्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट से। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, 1 मोल अमोनिया बनाते हैं। अभी 4th पॉइंट है कि कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट बाय डिवाइडिंग द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हमने लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करना है। किस तरह कैलकुलेट करना है? इस तरह कैलकुलेट करना है कि हर एक रिएक्टेंट के मोल को इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिवाइड करना है, और जिस रिएक्टेंट के उसी डिवीजन से आंसर कम आ गया वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसके आंसर ज़्यादा आ गया वो हमारे पास होगा एक्सेस रिएजेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने लिखा है 3 नाइट्रोजन प्लस 9 हाइड्रोजन गोइंग टू फॉर्म 6 NH3। अब यहाँ पर 3 मोल है, कितना है आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर इस साइड पे जो हिस्सा मौजूद होता है, जो नंबर मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं मोल। उस साइड पे जो मौजूद होता है इसको हम कहते हैं नंबर। तो इस मोल को स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोल नंबर पे डिवाइड कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5, 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.5 क्या आ गया? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की मकदार कम है, 1.5 है, हाइड्रोजन की कितना है? 4.5 है। तो नाइट्रोजन हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसका मकदार इस केमिकल रिएक्शन में कम है, और हाइड्रोजन हो गया एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि इसका मकदार क्या है? ज़्यादा है। तो हमारे पास था एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट है। एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों ने पहचान लिया। इसके लिए हमने जनरल एग्जांपल लिख दिए, रूल्स लिख दिए, इसके लिए हमने कैलकुलेशन के लिए। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया गया है
न्यूमेरिकल नंबर 1.13 कार्बनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एग्जांपल नंबर 1.13 कार्बनिक एसिड can be prepared according to the reaction है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गोइंग टू फॉर्म कार्बनिक एसिड H2CO3। अब यहाँ पर कहते हैं कि F 120 ग्राम ऑफ CO2 dissolve in 80 ग्राम ऑफ वाटर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट लिमिटिंग रीजन। ऑप्शन बी, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम। ऑप्शन सी, how much of the reactant left unreacted in gram? How much of the reactant remain unreacted in gram? तो देखिए, पहले भी मैंने आप लोगों को कहा है कि सबसे पहले एग्ज़ाम्पल को रीड आउट करना है कि ये हमसे क्या चीज़ मांग रहे हैं, हमें दिया क्या चीज़ है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें कह रहे कि कार्बनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये हमें रिएक्शन दिया गया है कि इस रिएक्शन के मुताबिक कार्बनिक एसिड बन रहा है। कार्बनिक एसिड क्या है? कार्बनिक एसिड एक गैस है जो कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद होता है, वो कार्बनिक एसिड गैस है। किस तरह बन रहा है? एफ 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। जब हम 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 80 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करें तो कह रहे क्या मांग रहे हैं? कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। कह रहे कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसको कैलकुलेट कर ले। कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है या वाटर लिमिटिंग रिएजेंट है? कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट कर ले किस चीज़ में? ग्राम में, कि कितने ग्राम प्रोडक्ट बन गया है। थर्ड कह रहे हैं कि हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, कितने रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह गया। तो हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन होते हैं गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में फर्स्ट वन है मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 120 ग्राम। सेकंड है मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 80 ग्राम। फिर है रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट मांग रहा है। दूसरा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा है अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। बिल्कुल आप लोगों ने स्टेप वाइज करना है। अभी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप में हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल में हमने कहा था कि फर्स्ट
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें दिया गया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाते हैं। दूसरे स्टेप्स में हमने कहा था कि कन्वर्ट द नॉन मोलर क्वांटिटी इनटू मोलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमें क्वांटिटी दिया गया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ये नॉन मोलर है, ये 120 ग्राम है, ये 80 क्या है ग्राम है। तो इस ये नॉन मोलर क्वांटिटी को हमने मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने मोल ऑफ CO2 को कैलकुलेट करना है। मोल ऑफ CO2 को हम मोल के फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमें दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने 120 ग्राम, 120 ग्राम। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 है, अगर पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक मास देख ले तो 12 है। ऑक्सीजन कितना है? 16 है। कितने ऑक्सीजन है? 2 है। तो इससे आ गया 16 दूना 32 और 44 ग्राम पर मोल इसके मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पर हम लिख देंगे 44 ग्राम पर मोल। अभी ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल आउट और इससे जो आएगा वो है 2.72 मोल। ये 2.72 मोल आ गया किस चीज़ की? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब दूसरा नॉन मोलर क्वांटिटी जो है वो है वाटर का, वो है 80 ग्राम। 80 ग्राम को हमने मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। अब भी यही सेम फार्मूले के साथ। तो मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू मास इन ग्राम, 80 ग्राम डिवाइडेड बाई वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम पर मोल। कैसा 18 है? 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है, 16 इज इक्वल टू 18। इसको अगर हम ग्राम को ग्राम के साथ इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे आता है 4.4 मोल, 4.4 मोल ऑफ H2O। तो इस तरह हमने नॉन मोलर क्वांटिटी को मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरा पॉइंट था हमारे साथ कि यूज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड कैलकुलेट द मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब कैसे मोल ऑफ प्रोडक्ट को मोल ऑफ रिएक्टेंट से कैलकुलेट कर लेंगे? तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं कि मोल ऑफ प्रोडक्ट को मोल ऑफ रिएक्टेंट से कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पर CO2 प्लस H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाते हैं। ये कितने हैं? 1 मोल है, 1 मोल। ये भी 1 मोल, ये भी क्या है? 1 मोल। तो यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बनिक एसिड बनाता है, 1 मोल वाटर 1 मोल कार्बनिक एसिड बनाते हैं। तो 2.74 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बनिक एसिड बनाएंगे? तो कितने बनाएंगे? 2.74 मोल। जाहिर बात है कि 1 मोल बनाते हैं तो 100 मोल बनाएंगे, 200 मोल बनाएंगे, 1000 मोल बनाएंगे, 2.74 मोल बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 मोल H2O बनाता है 1 मोल कार्बनिक एसिड। तो 4.44 मोल कितने बनाएंगे? बिल्कुल 4.44 मोल भी 4.44 मोल H2CO3 बनाएंगे। तो इस तरह हमने कैलकुलेट किया बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके मोल ऑफ प्रोडक्ट को मोल ऑफ रिएक्टेंट से कैलकुलेट किया। अभी यहाँ पर ए ऑप्शन में हमसे मांग रहे हैं कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का हमें पता चल गया, हमने वहाँ पर कह दिया था कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास वही होगा जो कम मिकदार में मौजूद होगा। अब यहाँ पर ये 2 है, ये कितना है? ये 4 है। तो ये 2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि ये कम मिकदार में मौजूद है। तो सो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ए स्टेप हमने कर दिया, लिमिटिंग रिएजेंट हमने डिटरमाइन कर दिया। अभी बी स्टेप है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम। अब आप लोगों को याद है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हमने किस चीज़ से कैलकुलेट करना है? लिमिटिंग रिएजेंट से, क्योंकि जितना लिमिटिंग रिएजेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो लिमिटिंग रिएजेंट की मिकदार प्रोडक्ट की मिकदार के बराबर होते हैं। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे पास मोल में मौजूद है और हम किस चीज़ में मांग रहे हैं? ग्राम में मांग रहे हैं। सो बी पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ
नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम इज इक्वल टू, मोल के फार्मूले में हम पुट कर लेंगे मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मोल हमारे पास मौजूद है कि 2.74 मोल इज इक्वल टू, मास इन ग्राम हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें मालूम नहीं है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितने हैं कार्बनिक एसिड की हम कैलकुलेट करते हैं H2CO3 की। तो हाइड्रोजन है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, कार्बन डाइऑक्साइड है 1, कार्बन है 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इससे आ जाएगा 48 12 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम पर मोल। तो इसका आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। अब ये मोल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर लेंगे तो ये मास इन ग्राम इज इक्वल टू 2.74 मोल, सॉरी 2.74 मल्टीप्लाइड बाई 62 ग्राम, इससे आ जाएगा 1.69 ग्राम। ये किस चीज़ का आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सो 1.69 ग्राम इज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1.69 ग्राम बन गया, क्योंकि हमसे मांग रहे हैं कि कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर ले, लेकिन किस चीज़ में, ग्राम में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जब ख़त्म हो जाए तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाए। सी हाउ मच द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। बहुत आसान है, एक्सिस रिएजेंट से लिमिटिंग रिएजेंट को माइनस करें तो जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारे पास अनरिएक्टेड रिएजेंट होगा। सो सी ऑप्शन, द रिएजेंट अनरिएक्टेड, एक्सेस रिएजेंट माइनस लिमिटिंग रिएजेंट, तो आ जाएगा हमारे पास 4.44 माइनस 2.72। ये है, इससे जो आंसर आता है ये है 1.79 मोल, 1.79 मोल। ये भी मोल में है तो इसको भी हम यूनिट मोल लिखेंगे। अब चूँकि हमें यहाँ हमसे ग्राम में मांग रहा है तो इसको हमने ग्राम में कैलकुलेट करना है, तो फिर से हमने मोल का फार्मूला लिखना है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोल हमें मालूम है कि है कितना, 1.79 मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम हमारे पास मौजूद नहीं है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास किस चीज़ की, एक्सिस रिएजेंट की, H2O की, कितने हैं 18 ग्राम पर मोल। क्योंकि अनरिएक्टेड रिएजेंट जो है वो है एक्सिस रिएजेंट, इसलिए हमने एक्सिस रिएजेंट वाटर की मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। अगर इसको हम कैलकुलेट कर ले तो मोल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मास इन ग्राम बराबर होगा इज इक्वल टू 1.79 मल्टीप्लाइड बाई 18 ग्राम, इससे आ जाएगा 3, यूनिट हमारे पास है ग्राम। सो 3 ग्राम H2O will be remain unreacted। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमें दिया गया था कि कार्बनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया गया था कि इससे कार्बनिक एसिड बन जाता है, और हमें 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था कि 80 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ाल्व हो जाते हैं। फिर ए ऑप्शन में मांग रहा था लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट कर ले, दूसरे ऑप्शन में मांग रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर ले लेकिन ग्राम में, तीसरे में मांग रहा था कि कितने एक्सेस रिएजेंट रह गया। तो यहाँ पर हमने गिवन डेटा लिख दिया, फिर हमने रिक्वायर्ड लिख दिया, फिर हमने सोल्यूशन में लिख दिया, सोल्यूशन में हमने स्टेप वाइज कर दिया। पहले हमने केमिकल
रिएक्शन को लिख दिया। फिर हमने नॉन मोलर क्वांटिटी को मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके मोलर प्रोडक्ट को मोलर रिएक्टेंट से कैलकुलेट कर दिया। फिर हमने फर्स्ट वन जो कैलकुलेट किया लिमिटिंग रिएजेंट हमने यहाँ पर इक्वेशन से कैलकुलेट किया, जो कम था उसको हमने लिमिटिंग रिएजेंट कहा। दूसरा जो था मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी हम लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पहले ख़त्म हो जाता है। जब पहले ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, जितने लिमिटिंग रिएजेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट बन जाता है। फिर चौथा में हमसे मांग रहे थे कि कितने जो एक्सेस रिएजेंट है वो अनरिएक्टेड रह गया था, तो हमने एक्सेस रिएजेंट से लिमिटिंग रिएजेंट को माइनस कर दिया, वो हमारे पास आ गया अनरिएक्टेड रिएजेंट। फिर हमने ये मोलर क्वांटिटी थी, फिर हमने इसको क्या कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये हमसे ग्राम में मांग रहे थे।